जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिए। यहाँ आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। टाइप ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, कितने तरह के रेजिस्टेंस होते हैं और क्या इसका यूज है। ठीक है, तो मेनली रेजिस्टेंस है क्या? ऑपोजिशन आर restriction in flow of current। क्लियर? तो ये जो प्रॉपर्टी है, मेनली दिस इज द प्रॉपर्टी। ये किस तरह की प्रॉपर्टी है? फ्लो ऑफ करंट के अपोज करने की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर है ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग जानेंगे क्या टाइप है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस, टाइप ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो ये मेनली दो तरह का है। पहला है वायर बाउंड रेजिस्टर। तो ये वायर बाउंड रेजिस्टर है क्या? ये रेजिस्टेंस consisted by material like alloy। alloy आप जानते होंगे, alloy क्या है? alloy देखिए, ये कई तरह का मिक्सचर ऑफ मटेरियल है। जैसे एक हम लेते हैं मैग्नीन। ठीक, ये मैग्नीज और कॉपर, इसके बाद निकल, इसका ये मिक्सचर होता है और इसकी रेसिस्टिविटी होती है लगभग 40×10⁻⁶ ओम मीटर के आसपास। दूसरा मटेरियल है नाइक्रोम। क्लियर? नाइक्रोम जो है ये भी निकल कॉपर का बना होता है। इसकी रेसिस्टिविटी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है और ये है 48×10⁻⁶ ओम मीटर के आसपास। ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। लैब में जब हम कैलकुलेट करते हैं इसको तो ये अलग अलग वैल्यू देता है। इसी तरह का एक और है कॉन्स्टेंटम, और ये आयरन, निकल, कॉपर, ये सब का मिला होता है और इसकी वैल्यू लगभग, इस रो की वैल्यू, रेसिस्टिविटी की वैल्यू ये इतना ओम होता है। तो बेसिकली इसको हम क्या करते हैं, आउंड करके बनाते हैं। ये कोई इंसुलेटर है और इस पे इस तरह के मटेरियल का, मतलब इस अलाव के वायर को हमने आउंड कर दिया। क्लियर? यहाँ पे एक स्ट्रिप निकला होता है और ये दूसरा स्ट्रिप यहाँ पे निकला होता है। क्लियर? यहाँ पे एक स्ट्रिप होता है, यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे होता है स्लाइडर, और ये इसका फर्स्ट टर्मिनल है, ये सेकंड टर्मिनल है और ये थर्ड टर्मिनल है। मतलब ये एक तरह का रिहोस्टेट बन गया। रिहोस्टेट का यूज आप जानते हैं, करंट को इंक्रीज करने के लिए, पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ाने के लिए, चेंज करने के लिए। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए भी इसका हम यूज करते हैं। ठीक, तो ये हो गया पहला रजिस्टर, वायर बाउंड रजिस्टर। सेकंड है जो बहुत ही फेमिलियर है आपसे, ये है कार्बन रजिस्टर। कार्बन रजिस्टर इसको कहते हैं कलर कोडेड रजिस्टर।
तो ये कलर कोडेड रजिस्टर आखिर ये है क्या? कलर कोडेड रजिस्टर, कार्बन रजिस्टर मेनली कार्बन से बना होता है। दिस इज कंसिस्टेड बाय, ये है कार्बन ब्लैक। इसके बाद है क्ले होता है, सिरामिक मटेरियल। सिरामिक मटेरियल ये केमिकल रिएजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये बना होता है। और ये इसके बाद ये है रिसाइन, रिसाइन ब्लैक होता है। और मेनली ये किसका होता है? कार्बन रॉड के ऊपर ये सारे मटेरियल को लगाते हैं या इसका एक जैकेट बना देते हैं। अब ये कार्बन रजिस्टर कुछ इस तरह का दिखता है। आपने कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इसको आपने देखा होगा। यहाँ पे कलर होते हैं, ये कलर हो गया, ये दूसरा कलर हो गया और ये तीसरा कलर हो गया। तो ये जो तीन कलर होते हैं ये आपस में थोड़े से नियर होते हैं, एक दूसरे के नजदीक होते हैं। और चौथा कलर जो होता है वो इससे दूर होता है। ठीक, तो ये फर्स्ट कलर हो गया, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ कलर हो गया। फोर्थ कलर आपको क्या बताता है? ये टॉलरेंस बताता है। टॉलरेंस यानी स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी समझते हैं आप। और ये है मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर ये होता है। और ये सेकंड जो कलर है ये बताता है सेकंड सिग्निफिकेंट, सेकंड सिग्निफिकेंट ये फिगर होता है। ठीक, फर्स्ट कलर वैसे ही ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर को ये बताएगा, डिजिट को बताता है। ठीक, तो ये हो गया आपका कार्बन रजिस्टर। ये कार्बन का एक ये कार्बन इतने मटेरियल है जो इसके अंदर भरे हुए हैं और उसके ऊपर एक जैकेट चढ़ा देते हैं और ये कलर कोडेड हो जाता है। यहाँ पे 4 कलर है, 3 आपके पास पास है, एक फोर्थ जो इसके टॉलरेंस को बताता है ये थोड़ा सा दूर होता है। अब रही बात इसको मेजर करने की, तो इसको मेजर कैसे करेंगे, किस आधार पे इसको मेजर करेंगे? मान लिया कि ये कार्बन रजिस्टर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कुछ टेबल दिए गए हैं, कलर की कुछ वैल्यू दी गई है, कुछ नंबर दिए गए हैं और उनके मल्टीप्लायर दिए गए हैं। अब मान लिया कि ये है सीरियल नंबर और ये हो गया कलर, कलर्स ये उनके नंबर हो गए और यहाँ पे ये हो गया मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर। इसके बाद ये हो जाएगा टॉलरेंस, टॉलरेंस। ठीक, तो ये कितने तरह के कलर हम लेते हैं कुल ये आपको दिख जाएंगे। सबसे पहले मैं कलर का कुछ कोड लिख दे रहा हूं। यहाँ पे ये है बी, और ये नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। ठीक, तो अलग अलग तरह के नोटेशन, अलग तरह के मैजिक ये होते हैं इसको याद करने के। तो पहला कलर ये स्टार्ट होता है ब्लैक से, दूसरा कलर होता है ब्राउन और ये है रेड, ये है ऑरेंज और ये है येलो। यहाँ पे ये आता है ग्रीन, ये आता है ब्लू और ये आता है वायलेट और ये आता है ग्रे और ये यहाँ पे लास्ट कलर जो आपका आया ये है व्हाइट।
नंबर क्या है, ये 0 से स्टार्ट होता है और दूसरा है 1, तीसरा ये इस तरह से हम इसके नंबर को बना देते हैं 7, 8 और ये है 9। यहाँ पे इसका पावर जो है 0 है, ये पावर 1 है, ये पावर 2 है, पावर 3 है, पावर 4 है, पावर 5 है, इसी तरह से पावर 6 है, ये पावर 8 है, पावर 9 है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 होना चाहिए और ये हो गया 8 और यहाँ हो गया 9। क्लियर। तो इस तरह से ये इसका मल्टीप्लायर हो गया। टॉलरेंस में देखिए दो ही कलर आते हैं, एक आता है गोल्ड और दूसरा आता है सिल्वर। और इसमें नो कलर का भी यूज हम करते हैं, नो कलर। तो इसका कुछ ना तो नंबर है और ना ही कुछ मल्टीप्लायर है, दोनों के लिए बस ये इसके स्टेबिलिटी को बताता है। और ये 20% और ये है 10% और गोल्ड है 5%। तो इस डिजिट के हेल्प से आप इस कार्बन रजिस्टर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं क्या होगी वैल्यू इसकी। जैसे मान लिया कि फर्स्ट कलर हमारा है, पहला कलर है मान लिया कि रेड है, दूसरा कलर येलो ले लिया, तीसरा कलर यहाँ पे कोई भी कलर ले सकते हैं, ब्लू ले लिया। मान लिया कि ये कार्बन रजिस्टर आपको दिया है इस तरह के कलर में और यहाँ पे ये दिया है सिल्वर। ठीक, अब आपको बताना है कि इसकी क्या वैल्यू होगी। तो इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ये फर्स्ट कलर है, फर्स्ट कलर का कलर रेड है और रेड का नंबर क्या है 2। दूसरा येलो है, येलो का आप देख रहे हैं डिजिट 4 है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, यानी पहला कलर फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर और दूसरा कलर सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर और जो थर्ड कलर है वो बताता है मल्टीप्लायर को। क्लियर। तो यहाँ पे थर्ड कलर के लिए मल्टीप्लायर क्या है, कौन सा कलर है, ब्लू है और ब्लू के लिए मल्टीप्लायर है 10⁻⁶ और प्लस माइनस ये सिल्वर है, सिल्वर का टॉलरेंस 10% है। क्लियर। तो इस कलर कोडेड रजिस्टर का वैल्यू इतने ओम का है और ये हो गया आपका कार्बन रजिस्टर। क्लियर। तो इस तरीके से और भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और भी कलर कोडेड कार्बन रजिस्टर ले करके उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। मान लिया कि एग्जाम में आपको ये डिजिट दिया है, कह रहा है कि आप कलर कोडेड रजिस्टर बनाइए, कार्बन रजिस्टर बनाइए, तो किस आधार पर बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे और जो कलर यहाँ पे 2 दिया है तो 2 कितने नंबर पे, रेड, तो ये पहला कलर रेड हो गया। ये सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर है और ये 4 है, 4 येलो के लिए है तो यहाँ पे येलो हो जाएगा। ये मल्टीप्लायर है और मल्टीप्लायर का कलर है ब्लू, ब्लू का मल्टीप्लायर 6 है, यहाँ पे आप देख भी रहे हैं तो ये ब्लू हो जाएगा। और ये सिल्वर है तो सिल्वर यहाँ के परसेंटेज के हिसाब से हम देख लेंगे कौन सा कलर गोल्ड, सिल्वर या नो कलर क्या आता है, उसको हम नोट कर लेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट जो है ये है पावर। पावर बेसिकली होता क्या है, पावर कौन सा काम करता है, पावर ये बताता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो ये किस तरह का रेट ऑफ डूइंग है, किसी चार्ज को मान लिया कि ये एक सर्किट है और यहाँ पे एक बैटरी आपने कनेक्ट कर दिया। अब इस एंड से दूसरे एंड पर ले जाने में मान लिया कि W अगर वर्क करना पड़ता है और चार्ज को ले जाने में T टाइम लगता है, तो पावर इसमें कितना कंज्यूम हो जाएगा, इतना वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब यहाँ से वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा पावर इनटू टाइम। यहाँ से एनर्जी भी आप निकाल सकते हैं, कितना एनर्जी मेंटेन कर रहा है, कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा इस बैटरी के थ्रू टू फ्लो इलेक्ट्रिसिटी इन दिस सर्किट। क्लियर। अब इन इलेक्ट्रिक सर्किट में
वर्क डन क्या होता है, चार्ज इनटू वोल्टेज। भाई पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो यहाँ से वर्क डन कितना हो जाएगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब इसकी वैल्यू को अगर यहाँ पे हम रखते हैं तो यहाँ से ये हमारा फार्मूला क्या निकल के आएगा, चार्ज इनटू वोल्टेज अपॉन टाइम, एंड दैट इज चार्ज अपॉन टाइम, यू नो ऑलरेडी, दैट इज करंट। क्लियर। तो यहाँ पे आपका पावर निकल गया, पावर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस करंट एंड अप्लाइड वोल्टेज। क्लियर। तो दिस पावर कंज्यूम इन सर्किट, ये सर्किट में क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। अगर हम इसको डिसिपिएट करना चाहते हैं तो वोल्टेज को करंट में कन्वर्ट कर देंगे और ओम्स लॉ का यूज करेंगे यहाँ पर, V इक्वल टू आई इंटू आर, तो इन प्लेस ऑफ V वी विल राइट आई इंटू आर। अब यहाँ से पावर आपका हो जाएगा आई इंटू आर, एंड दैट इज आई स्क्वायर आर। तो ये भी एक फार्मूला मिल गया। मान लिया कि इसको फिर से कंज्यूम करना है, तो यहाँ से ओम्स लॉ के थ्रू V अपॉन आर को अगर यहाँ पे हम रखते हैं तो यहाँ से पावर हो जाएगा P बाई आर, एंड दैट इज V स्क्वायर बाई आर, एंड दैट इज पावर। तो पावर के आपके कितने फार्मूले मिल गए, आई स्क्वायर आर, एंड दैट इज V स्क्वायर बाई आर। तो दिस इज रेट ऑफ पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, या रेट ऑफ एनर्जी भी इसको कह सकते हैं। क्लियर। तो ये रहा आपका पावर। अब इसी के साथ हम देख लेते हैं क्या एनर्जी होती है किसी भी सर्किट में। तो सर्किट में जो एनर्जी कंज्यूम होती है वही एनर्जी डिसिपिएट भी होती है, और जिस लॉ के थ्रू होती है दैट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट थ्रू करंट, यानी ये जो हीटिंग इफेक्ट है ये किसके कारण राइज होगी, करंट के थ्रू। तो इसके लिए एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे ये आपका रेजिस्टर है और एक वोल्ट मीटर आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और ये बैटरी हो गया। यहाँ पे आपने एक अमीटर को कनेक्ट कर दिया। यहाँ बैटरी का पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव होगा, ये बैटरी का नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, और ये पॉजिटिव होगा। क्लियर। यानी वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलली कनेक्ट करते हैं और अमीटर सीरीज में, क्योंकि आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टर इनफाइनाइट होता है, इसलिए वोल्ट मीटर को हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं और अमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। क्लियर। अब यहाँ से V इज इक्वल टू होता है W बाई क्यू। क्लियर। मान लिया कि ये बैटरी का अप्लाइड वोल्टेज V है, एंड दिस वोल्टेज, दिस बैटरी डू सम वर्क W टू फ्लो दिस चार्ज Q इन दिस सर्किट। अब यहां से ये W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल। अब नाउ पावर इज इक्वल टू क्या होता है, W बाई टी। सो W इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। इज इट क्लियर। अब यहां से पावर क्या हो गया, पावर I इंटू V इंटू टी, ये वर्क हो गया। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है, अगर चार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज आपको दिया हुआ है और अप्लाइड वोल्टेज दिया हुआ है तो वर्क डन यहाँ से निकल जाएगा, और यही डिसिपेट भी होता है, यही कंज्यूम भी होता है। अगर यहाँ से चार्ज नहीं दिया है, करंट दिया है, तो चार्ज की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी। क्लियर। तो वही वर्क डन हमको यहाँ भी मिल जाएगा। क्लियर। अब ये वर्क, दिस वर्क कंज्यूम इन सर्किट known as their
इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्लियर। तो यहां से ये एनर्जी हो गया IV इंटू टी। अब मान लिया कि ये कंज्यूम करना चाहते हैं तो यहाँ पे E इज इक्वल टू आई की जगह हम लिख सकते हैं V/R बाई ओम्स लॉ, और ये हो जाएगा V इंटू टी। आई की जगह हमने क्या लिख दिया V/R, और V एज सच है, टी भी एज सच है। यहाँ से ये हो गया V²/R इंटू टी। तो अगर करंट नहीं दिया है तो इतना आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी एनर्जी को अगर डिसिपेट करना हो तो आप क्या करेंगे, the amount of energy, electrical energy dissipated in circuit। अब ये सर्किट में कितनी एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी, तो यहाँ पे जो आपने लिखा है IV इंटू टी, तो यहाँ से V को हम रिमूव कर दें, V की जगह लिख सकते हैं I इंटू R एंड दैट इज T। तो ये हो गया I²R T। अब देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है और करंट भी है। हमेशा किसी भी सर्किट में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट होता है वो हमेशा करंट की वजह से डिसिपेट होता है, क्लियर। अब ये जो एनर्जी है यही हीट के फॉर्म में बाहर निकलेगा, एंड दैट इज हीट इज इक्वल टू I²R इंटू टी, क्लियर। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या कहता है कि करंट जो इस सर्किट में फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्टली स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन, जो हीट प्रोड्यूस होगा, जो हीट रिलीज होगा। और जो हीट ये प्रोड्यूस हो रहा है रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी उतना ज्यादा करंट ड्रा करेगा, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी। और ये हो गया टाइम, क्लियर। तो इन तीनों पर अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेट करेगा। इसी के साथ साथ हम यूनिट भी देख लेते हैं। यूनिट ऑफ पावर, तो पावर का दो यूनिट है। पहला है SI यानी MKS यूनिट। ये क्या है, MKS यूनिट बाई पावर इज इक्वल टू W/T, एंड हियर वर्क इज डन 1 जूल फॉर टाइम 1 सेकेंड, क्लियर। देन दिस पावर विल बी 1 जूल पर सेकेंड, एंड दैट इज 1 जूल पर सेकेंड इज कॉल्ड वाट। तो यहां से पावर का यूनिट क्या हो गया, वाट हो गया, यानी 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, क्लियर। दूसरा यूनिट है कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट, इसका कमर्शियल यूनिट क्या है, ये है हॉर्स पावर, क्लियर। तो हॉर्स पावर को हम बिल्कुल स्मॉल लेटर में लिखते हैं, और ये होता है 746 वाट। 746 वाट ये हॉर्स पावर होता है। तो दो तरह का यूनिट आपने देखा इस इलेक्ट्रिक पावर के लिए। इसी के साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट फर्स्ट है MKS, जिसको कहते हैं SI यूनिट। SI यूनिट में हम क्या मेजर करते हैं, एनर्जी को किस में मेजर करते हैं, जूल। कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हो उसका यूनिट MKS में जूल ही है। जूल को बढ़ा भी सकते हैं, किलो, मेगा, गीगा, टेरा एटसेट्रा, कम भी कर सकते हैं, मिली जूल, माइक्रो, क्लियर, नैनो। न्यूक्लियर एनर्जी का यूनिट और भी छोटा होता है। न्यूक्लियर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जैसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10⁻⁻19 जूल होता है।
तो ये एनर्जी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। इसके बाद कुछ कमर्शियल यूनिट भी है। इसके कमर्शियल यूनिट बहुत ही फेमिलियर है। सेकंड, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या है? इसको कहते हैं किलोवाट आवर, यानी पावर इज इक्वल टू W/T, सो W इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। ये वर्क डन हो गया। अब वर्क किस फॉर्म में आता है? एनर्जी के फॉर्म में। भाई वर्क से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं और एनर्जी से वर्क डन हो सकता है। क्लियर? वर्क एनर्जी दोनों का यूनिट क्या है? सेम ही है। तो अब यहां से जो एनर्जी आपने लिया, दैट एनर्जी मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू पावर इंटू टी। तो अगर हम पावर लें 1 किलोवाट, यानी 1000 वाट का आपने एक बल्ब लिया और आपको कितने आवर तक उसको ग्लो कराना है? 1 आवर, यानी 3600 सेकेंड तक आपको ग्लो कराना है। तो जितना एनर्जी बल्ब डिसिपेट करेगा दैट विल बी 1 किलोवाट आवर, दैट विल बी 1 किलोवाट आवर। तो यहां से ये एनर्जी हो गया पावर इंटू टाइम, एंड हियर पावर इज 1 किलोवाट एंड दैट टाइम इज 1 आवर। यहां से हो गया 3 वाट एंड दैट इज 3600 सेकेंड। अब ये हो गया 3600 इंटू 10⁶ एंड दैट इज वाट एंड दैट इज सेकेंड। क्लियर? तो अब ये हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 3.6 10⁶ एंड वाट सेकेंड इज कॉल्ड जूल। वाट सेकेंड इज नोन एज जूल। क्लियर? तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1.6 10⁶, ये हो गया जूल। इस किलोवाट आवर को हम यूनिट भी कहते हैं, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। व्हाट इज द यूनिट? यानी यूनिट क्या है? 1 किलोवाट आवर। इसी को हम क्या करते हैं? यूनिट करते हैं। क्लियर? जैसे इलेक्ट्रिक मीटर होता है, इलेक्ट्रिक मीटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करता है, और ये किस में मेजर करता है? यूनिट में। यानी अगर 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने यूज कर दिया और आपका इलेक्ट्रिक मीटर रीडिंग बता रहा है 1 यूनिट, यानी इतना एनर्जी आपने वेस्ट कर दिया। क्लियर? और इसकी वैल्यू कितनी होगी? इतनी हो जाएगी। क्लियर? तो हियर 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर एंड इज इक्वल टू 3.6 10⁶ जूल। ये हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कमर्शियल यूनिट। इसको हम BOT से भी जानते हैं, अक्सर ये इलेक्ट्रिक बिल पे लिखा भी होता है। इसको कहते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। अब ये ट्रेड यूनिट क्या है? सपोज कर लिया कि 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में कितना रुपया लगा? 10 रुपीज आता है। तो अब गवर्नमेंट क्या करता है कि 6 रुपीज ये पब्लिक से चार्ज करेगा और 4 रुपीज क्या करेगा? ये इस पे सब्सिडी देगा। क्लियर? और टोटल जो पावर प्लांट है उसके 1 यूनिट का चार्ज 10 रुपीज अगर आ रहा है, तो इस तरीके से ये कंबाइंड होकर के उसके पास पहुंच जाता है। तो दैट इज कॉल्ड बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन ये है
आपको एक सर्किट दिया हुआ है, यहाँ पे एक सर्किट है और इसमें ये रेजिस्टेंस एक कनेक्ट है 4 ओम का, ये है 2 ओम का, और इसके साथ पैरेलली एक दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्ट है, ये है 3 ओम। क्लियर? 3 ओम। कह रहा है कि यहाँ पे 100 जूल पर सेकेंड रेट ऑफ एनर्जी क्या हो रही है, खर्च हो रही है, डिसिपिएट हो रही है। तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपिएट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस। द सर्किट, पहले क्वेश्चन हम नोट कर लेते हैं। द सर्किट डायग्राम shown in figure in which 4 ohm resistor rated energy means that is their power. Joule per second means power. Rated energy 100 joule per second. Then find the amount of energy dissipated through 3 ohm resistance, 3 ohm resistor in 10 सेकेंड, इन 10 सेकेंड। तो ये रहा क्वेश्चन। फटाफट क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, फिर तुरंत हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। ये 2 रेजिस्टेंस है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज and with this series combination a third resistor 3 ohm connected parallelly by these two junctions. Suppose this is A and here is B. अब देखिए इस क्वेश्चन में जो भी करंट यहाँ से जाएगा, सपोज कर लिया कि I करंट जा रहा है, तो ये इस जंक्शन से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस कुछ और है और ये बाईपास रेजिस्टेंस जो आपने शंट किया है, पैरेलली कनेक्ट किया है, इसमें 3 ओम है। तो कुछ रेजिस्टेंस मान लिया कि यहाँ पे I2 जा रहा है और यहाँ करंट I1 जा रहा है। क्लियर? सेम करंट विल फ्लो और यहाँ पे ये I3 I1 दोनों रिकम्बाइंड होकर के फिर से आपको करंट I मिलेगा। क्लियर? अब देखिए ये इसके साथ पैरेलली कनेक्ट है। अब इस दोनों जंक्शन को ले तो इसके लिए जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही इसके लिए भी हो जाएगा, क्योंकि ये इसके साथ पैरेलली कनेक्ट है। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 1 2, मान लिया ये रेजिस्टेंस R1 है, दैट इज R2 एंड हियर इज R3। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB मींस AB इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3 मींस R3। तो हियर total current is I1 going through R1 plus R2 because they are connected in series, and here is I2 and that is R3. Here is I1 and here is 4 plus 2 and is equal to, that is I2 into 3. Here is 6 I1 is equal to 3 I2 and then 2 I1 is equal to I2, equation number 1. Clear? And now rated energy across 4 ohm. 4 ohm is 100 joule per second. So it means power across this R1 is equal to 100 joule per second, and this power will be what? इसमें करंट I1 जा रहा है और ये हो गया I1 स्क्वायर इंटू R1, ये पावर हो गया 4 ओम का मीन्स R1 का, एंड दैट इज 100। क्लियर?
अब यहाँ से ये हो गया I1 स्क्वायर इंटू R1 इज 4 एंड दैट इज 100 एंड दैट डिवाइड 100, so that is I1 square is equal to how much? 25, and that I1 is equal to 5 ampere, 5 ampere. So if I1 is 5 ampere, then what will be I2? By equation number 1, from equation 1, equation 1 से क्या हो गया, यहाँ पे equation 1 से हो जाएगा 2 into 5 is equal to I2. तो यहाँ से ये I2 कितना हो जाएगा, I2 is equal to 10 एम्पियर. तो देखिए ये दोनों करंट निकल गया, I1 और I2 दोनों ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है आपने उसको कैलकुलेट कर लिया. अब यहां से क्या करेंगे, हमें निकालना है कि हाउ मच एनर्जी डिसिपेटेड थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस. तो नाउ टोटल एनर्जी dissipated through 3 ohm resistance will be what? This energy E3 means energy dissipated through R3. So here is I2 square into R3. I2 is 10, here is 10 ampere whole square, and that is 3, and that is 100 into 3, and here is energy, so we will multiply by time because this is power into time. Clear? So here is time, and time is 10 seconds. It is given in question. So here is what? That is 3000 joule, and this is 3 kilojoule. This is your answer. तो इस तरीके से आप किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं. क्लियर? नोट कर लीजिए फटाफट. तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन. कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड फॉर 500 वाट एंड इट इज ऑपरेटेड एट 100 वोल्ट. And this bulb is used as an electric circuit having supply 200 volt. मतलब जो बल्ब आपने खरीद कर लाया वो 500 वाट का है और वो ऑपरेट हो सकता है 100 वोल्ट पर. अब उसको एक ऐसे सर्किट में कनेक्ट करना है जहां पर 200 वोल्ट सप्लाई आ रही है. क्लियर? तो अब कह रहा है एग्जामिनर कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस R that must be put in series with the bulb. बल्ब में कितने ओम यानी R दिया हुआ है, ये कितने ओम का R होगा जिसको कनेक्ट करने पर यह 500 वाट का बल्ब ग्लो कर सके. तो ये आपका क्वेश्चन है. कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो ये हमारा बल्ब है और इस बल्ब को अपने यहाँ पे एक सप्लाई है 100 वाट का, 100 वोल्ट का, और इसका पावर है 500 वाट बल्ब का. जब आप बल्ब खरीद कर लेकर आते हो तो उसी बल्ब के ऊपर ये लिखा भी होता है 100 वोल्ट 500 वाट या 50 वाट 220 वोल्ट, जो कुछ भी है वो बल्ब के ऊपर ये लिखा होता है. तो जो बल्ब आपने यहाँ लाया है उसके ऊपर ये लिखा हुआ है. क्लियर? तो अब हम कैलकुलेट करेंगे व्हाट विल बी इट्स ओन रेजिस्टेंस व्हेन इट इज अप्लाइड एट दिस मच वोल्टेज. तो यहां से रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा V स्क्वायर बाई पी. क्लियर? V स्क्वायर बाई पी. करंट तो दिया नहीं है. अब यहां से क्या हो गया 100 into 100 divided by 500. 20 कैंसिल एंड 5 to the 10, that is 20 ohm. यानी जो रेजिस्टेंस आपने खरीद के लाया, जो बल्ब खरीद के लाया उसका रेजिस्टेंस इतने
ओम का है। अब ये कितने एम्पियर की करंट ड्रा करेगा, तो नाउ द करंट ड्रॉन बाय सप्लाई, तो करंट कितना हो जाएगा, V बाई आर। वोल्टेज कितना है 100 और रेजिस्टेंस आपने कितना कैलकुलेट किया, ये है 20। अब ये कितना हो गया कैंसिल, एंड दैट इज 5 एम्पियर। मतलब ये जो फिलामेंट है इस बल्ब का, ये 5 एम्पियर का करंट क्या कर सकता है, फ्लो करा सकता है। तो इसीलिए इसके अलावा यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करना है। इज इट क्लियर? करंट को कनेक्ट करना है, रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कनेक्ट करने के बाद इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नाउ द equivalent resistance, ये कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू V बाई आर। मान लिया कि ये R2 हो गया, क्लियर। और ये क्या है, ये क्या है, ये भी R है ना, तो यहाँ से R इज इक्वल टू V बाई आई होना चाहिए ना। तो ये बल्ब मैक्सिमम 5 एम्पियर का करंट ये ड्रा कर सकता है, फ्लो कर सकता है। तो जो करंट यहाँ से जा रहा है वो करंट तो यहाँ से भी जाएगा, इसलिए हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। अब हमारा सप्लाई वोल्टेज कितना हो गया, अब सप्लाई वोल्टेज हो गया हमारा 200 वोल्ट। तो अब देखते हैं कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, तो दैट इज 200 डिवाइडेड बाई 5। इज इट क्लियर? एंड दैट इज 40 ओम। इज इट क्लियर? 40 ओम। अब ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमने सीरीज में कनेक्ट किया। तो कितने ओम का कनेक्ट किया आपने, नाउ रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट में से जो पहले रेजिस्टेंस आया था उसको सब्ट्रैक्ट कर दे, तो ये हो गया R2 माइनस R1। R2 is 40 and that is 20, here is 20 ओम। तो अगर हम इस R की जगह 20 ओम का रेजिस्टेंस यूज करते हैं तो ये बल्ब ग्लो कर सकता है, क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन आप और भी करिए, और भी क्वेश्चन मैं लाऊंगा। ओके, थैंक यू।